चलिए बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है कनावत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हमने अभी हाल ही में 10th क्लास विज्ञान का सिलेबस स्टार्ट किया है, जिसमें हमने एनसीईआरटी विज्ञान का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना शुरू किया है। तो अभी हमने हाल ही में फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया है, सेकंड चैप्टर को भी हमने कंप्लीट कर लिया है, और आज हम तीसरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसकी हमने जैसे कि फर्स्ट पार्ट पढ़ा था हमने 2 क्लासों में, आपको फर्स्ट चैप्टर को 2 क्लासों में हमने कंप्लीट किया था, इसकी 2 क्लासें आपको प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं। और सेकंड चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसकी भी 2 क्लासों में हमने इसके क्वेश्चनों को और इसकी जो बेसिक थ्योरी थी उसको आपके सामने कंप्लीट किया हुआ है। तो अभी से आप इसके जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की बुक का जो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है उस सॉल्यूशन को एक बार आप अच्छे से रीड कीजिए, और साथ में आप अपने कुछ नोट्स भी साथ में पेन पेंसिल लेकर कॉपी लेकर साथ में बैठिए, जिससे कि आपके इन क्वेश्चनों के जो भी डाउट कहीं आपको मिलते हैं फिर आपको वो क्लियर किए जाएंगे। तो बात करते हैं सेकंड चैप्टर, और हमारा अभी हाल ही में हमने कंप्लीट किया था, और आज हम 10th क्लास विज्ञान का एनसीईआरटी सॉल्यूशन कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर तीसरा, जिसमें हमारे पास दे रखी हैं हमें धातुएं और अधातुएं। तो सभी लोग सबसे पहले यदि चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले अगले चैप्टरों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बात करते हैं, देखो अध्याय तीसरा हमारा दे रखा है और केमिस्ट्री का पोर्शन अभी हमने हाल ही में स्टार्ट किया हुआ है, और हमारे पास आ जाता है धातु और अधातुओं के बारे में भाई। तो बात करनी है हमें मेटल, यानी मेटल क्या है, हमारे पास धातुएं क्या हैं, उनकी हमें चर्चा करनी वाली है। तो भाई धातुओं की बात की जाए तो धातुएं हमारे पास जो है ना वो हमारे पास ठोस होती हैं भाई। सब लोगों ने इतना पढ़ा होगा, पिछली क्लासों में हमने पढ़ा हुआ है कि धातुएं ठोस होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं, ये बात भी हमें याद रखना है। विद्युत की सुचालक होती हैं मतलब इनके अंदर क्या आता है, करंट आता है। इनके गलनांक और क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होती हैं गलनांक और क्वथनांक, ये भी इनके बहुत हाई होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, और भी बात करें इनके बारे में, धातुओं के बारे में, तो धातुएं हमारे पास जो है ना वो आघात वर्धनीय होती हैं, आघात वर्धनीय है। आघात वर्धनीय का मतलब होता है कि जो धातुएं होती हैं ना इनको ठोक पीट कर लंबे लंबे चादरों में ढाला जा सकता है। तो इस शब्द को भी आपको याद रखना है, धातुएं जो होती हैं ना वो आघात वर्ध होती हैं, आघात वर्ध होती हैं। दूसरा, धातुओं के अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है, तन्यता, ये तन्यता को भी आपको याद रखना है। तन्यता मतलब होता है कि धातुओं को खींच खींच कर लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे हमारे पास धातुएं, कि धातुएं ठोस होती हैं, सुचालक होती हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक उच्च होते हैं, आघात वर्धनीय होती हैं, तन्य होती हैं, और साथ में हम बात करें कि धातुएं हमारी जो होती हैं ना वो चमकदार होती हैं, ये बात भी हमें याद रखना है। लेकिन हम बात करें अधातु की, अधातु हमें जो दे रखी है, अधातु के अंदर ये गुण नहीं पाए जाते हैं। अधातुएं मतलब हमारे पास कैसी होती हैं भाई, भंगुर होती हैं। इनको जैसे यदि ठोका पीटा जाएगा, तोड़ा जाएगा, तो ये चूना टाइप में पाउडर फॉर्म में टूट जाती हैं। ठीक है, टूट जाती हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, अधातुएं। दूसरी बात करें ये विद्युत की अधातु हमें क्या मिलने वाली हैं, कुचालक। इनके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा, इनके गलनांक क्वथनांक भी उच्च होंगे, इनके अंदर आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होगा, तन्यता इनके अंदर नहीं होगी, और ये चमकदार भी नहीं होती हैं। तो ये अधातुओं के बारे में हमें दे रखा है, कुछ उदाहरणों की हम बात करने वाले हैं आपके सामने। तो बात करते हैं, जैसे कि हमें दे रखा है कि तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में वर्गीकृत किया गया है। मतलब आवर्त सारणी में हमारे पास जो तत्व हैं, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी आप लोगों ने नाम सुना होगा। इस आवर्त सारणी के अंदर तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, तत्वों को। ठीक है, और उन तत्वों को हमने धातु और अधातुओं के अंदर विभाजित किया है। ठीक है, आवर्त सारणी के अंदर इतना हमने पढ़ा है कि इसके अंदर जो आवर्त होते हैं ना
वो आवर्तों की संख्या कितनी होती है भाई? 7 होती है। आवर्त सारणी के अंदर वर्ग कितने होते हैं भाई? 18 वर्ग होते हैं। और आवर्त सारणी के अंदर ब्लॉक की बात की जाए तो आवर्त सारणी के अंदर 4 ब्लॉक होते हैं, जिनको हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में वर्गीकृत करते हैं। तो इनमें से हम बात करने वाले हैं किसकी? धातु और अधातुओं की। तो हमारे जो तत्व दे रखे हैं इनको हमने गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में क्या किया है भाई? वर्गीकृत किया है। कुछ धातुओं के हमें उदाहरण दे रखे हैं, याद रखना है आपको। आयरन, इनका सिंबल भी याद रखना है, क्या होता है? Fe। एल्यूमिनियम Al, चांदी Ag, कॉपर Cu। कुछ अधातुओं के हमें उदाहरण दे रखे हैं, ये भी याद रखना। वैसे बहुत सी हैं और भी हैं हमारे पास, कुछ उदाहरण आप याद रखो। जैसे हाइड्रोजन हमारी है, वो भी अधातु है। नाइट्रोजन है हमारी, वो भी अधातु है। सल्फर है, अधातु है। ऑक्सीजन है, ये हमारी अधातु दे रखी है। क्वेश्चन अगला हमसे पूछा जाता है आगे कि भौतिक गुण धर्मों के आधार पर धातु और अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ से बनकर तैयार होता है कि धातु और अधातुओं में अंतर हमसे एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो आप बिल्कुल गुण धर्मों के आधार पर अंतर यदि पूछा गया है तो आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले हम बात करें धात्विक चमक की, तो अभी हमने बात की थी कि धातुएं जो होती हैं ना वो कैसी होती हैं भाई? चमकदार होती हैं, ठीक है। अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं, ये बात हमें याद रखना है। लेकिन एक अपवाद है भाई, ये अपवाद हमें याद रखना है कि आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो कैसी होती है भाई? चमकदार होती है। आयोडीन का सिंबल क्या होता है भाई? आई। आई, आई फॉर आयोडीन। तो आयोडीन जो होती है ना वो कैसी होती है? चमकदार। तो एक हमारा अपवाद है, याद रखना है। दूसरी हम इनकी कठोरता की बात करें तो धातुएं बहुत ज्यादा कठोर होती हैं, तो हमने बात भी पढ़ी है कि धातुएं बहुत कठोर होती हैं। लेकिन हमारे पास लिथियम जो दे रखा है Li, सोडियम दे रखा है Na, पोटेशियम के, ये सब मुलायम होते हैं और इन्हें हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो आपका ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ऐसी कौन कौन सी धातु हैं जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती हैं। तो हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये मुलायम होती हैं। अदरवाइज हम पढ़ते हैं कि धातुएं हमारी कैसी होती हैं भाई? कठोर होती हैं। कुछ अपवाद भी हैं, ये बात भी हमें याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात करें अधातुओं में, जैसे कि अधातुएं अधिकतर कैसी कठोर नहीं होते हैं? कार्बन का एक अपर रूप है, अपर रूप मतलब इसके डुप्लीकेट्स कुछ देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हीरा है, ग्रेफाइट है हमारे पास, ये सब कार्बन के अपर रूप हैं। लेकिन कार्बन का एक अपर रूप हमारे पास जो हीरा है ना, वो एक ऐसा है जो सबसे कठोर प्रकृति में पाए जाने वाला पदार्थ है। मतलब हमने पढ़ा था कि अधातुएं कठोर नहीं होती हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप हमारे पास दे रखा है क्या? कि कार्बन का एक अपर रूप है हमारे पास जिसको हम हीरा कहते हैं, जो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है, ठीक है। दूसरा हमें दे रखा है क्या? रूप। इनके रूपों की बात करते हैं। रूप की बात करें कि धातुएं कमरे के ताप पर कैसी होती हैं भाई? ठोस रूप में पाई जाती हैं, ये बात क्लियर। केवल मरकरी, जिसको हम पारा कहते हैं, जिसका सिंबल होता है हमारे पास क्या? Hg, इसको छोड़कर जो द्रव रूप में पाया जाता है भाई, बाकी की सब हमारी कमरे के रूप पर, रूम टेम्परेचर पर कैसी होती है? ठोस अवस्था में। तो एक ही धातु हमारे पास ऐसी है जो रूम टेम्परेचर पर किस अवस्था में पाई जाती है भाई? द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातुओं की बात करें, अधातुएं ठोस भी हो सकती हैं, द्रव भी हो सकती हैं और गैस भी हो सकती हैं, ठीक है। ये बात भी हमें याद रखना है। इनमें भी एक अपवाद हमें दे रखा है कि ब्रोमीन को छोड़कर जो भी तत्व है ना वो तरल रूप में होते हैं। ब्रोमीन को छोड़कर जो भी तत्व हैं वो कैसे होते हैं भाई? तरल रूप में होते हैं। अगला दे रखा है आघात वर्धनीयता। तो आघात वर्धनीय का मतलब हमने पढ़ा था कि धातुओं को ठोक पीट कर लंबी लंबी चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो कुछ धातुओं को पीट कर पतली पतली चादर के रूप में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? हमारा आघात वर्धनीय कहलाता है। लेकिन ऐसा आघात वर्धनीयता का गुण किसके अंदर देखने को नहीं मिलता है? हमें अधातुओं के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन था कि धातुओं के भौतिक गुणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। धातु अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए या धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों में क्या कीजिए भाई? अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये था हमारे पास धातु अधातुओं से रिलेटेड पॉइंट, और इसका अंतर हमसे क्वेश्चन में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सभी लोग अच्छे से इसको नोट कीजिए और इसके बारे में जो भी हमने चर्चा की उसको एक्स्ट्रा भी आप कॉपी पेन लेकर अपने इनको नोट कीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो हम आगे पॉइंट दे रखा है हमें 5वां, तन्यता। तो तन्यता के बारे में भी हमने डिस्कस किया था आपसे। क्या डिस्कस किया था? तो तन्यता के बारे में हमने आपसे अभी डिस्कस किया था कि धातुएं जो होती हैं ना वो कैसी होती हैं भाई? हमारे पास तन्य होती हैं। तन्य का मतलब ये है कि धातुओं को पतले तार के रूप में
खींचा जा सकता है भाई। धातुओं के पतले पतले क्या बनाए जा सकते हैं भाई, तार बनाए जा सकते हैं। तार बनाने के गुण को ही हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। ऐसा अधातुओं के साथ नहीं होता है, अधातुएं तन्य नहीं होती है, धातुओं के पतले पतले तार हम नहीं बना सकते हैं। दूसरी बात करें हम विद्युत की और इनकी ऊष्मा के चालक की, तो सामान्यतः जो धातुएं होती है ना वो विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है भाई, सुचालक होती है। करंट भी आता है और इनमें ऊष्मा भी प्रवाहित होती है, मतलब ये आसानी से गर्म हो जाती है। लेकिन हमारे पास जो सीसा है जिसको हम बोले पीबी एवं जो मरकरी है Hg, ये हमारे कुचालक होते हैं, किसके, ऊष्मा के और विद्युत के। लेकिन हम अधातुओं की बात करें, सामान्य अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की क्या होती हैं, कुचालक। इनमें नहीं आता है करंट, लेकिन हमारे पास एक दे रखा है ग्रेफाइट सुचालक होता है, इस बात को याद रखना है आपको। दूसरी बात करें घनत्व, अगला पॉइंट आ जाता है कि सामान्य धातुओं का घनत्व क्या होता है, बहुत अधिक होता है, गलनांक भी बहुत अधिक होते हैं। लेकिन सोडियम है, पोटेशियम है, इनका घनत्व और गलनांक क्या होता है, हमारे पास कम होता है। अधातुओं की बात की जाए, सामान्यतः अधातुओं का घनत्व व गलनांक क्या होते हैं भाई, कम होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो 9 पॉइंट आपको दे रखे, ठीक है ना। अगला है ध्वनिक। ध्वनिक मतलब जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो आवाज उत्पन्न करती हैं। ऐसा धातुओं के साथ देखने को मिलता है कि धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज पैदा करती हैं। इसी गुण को हम क्या कहते हैं, ध्वनिक। और क्वेश्चन भी हमसे पूछा जाता है। लेकिन अध्वनिक धातुओं के, अधातुओं के अंदर ऐसा गुण नहीं पाया जाता है। दूसरी बात करें इनके ऑक्साइड जो होते हैं ना, अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसको हम कहेंगे, ठीक है। और अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं ना वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जैसे कि SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ज्यादातर हमारे पास अम्लीय प्रकृति के देखने को मिलते हैं। तो ये था अंतर हमारे पास। आप आसानी से इसके पॉइंटों को बिल्कुल क्लियर याद रख सकते हो। अगला पॉइंट हमें दे रखा है धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में भाई। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी हमें दे रखी है, किसकी, धातुओं की। तो सबसे पहले 1 बाई 1 पॉइंट की बात करते हैं कि धातुएं जो भी मेटल हमें दे रखी होगी वो धातु हमारी वायु के साथ अभिक्रिया करेगी, तो क्या होगा, मतलब तो ये बात हमें याद रखना है कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु, जो भी धातु होगी उसका क्या बनाएगा भाई, ऑक्साइड बनेगा। जैसे कि मान लो धातु हमें कोई दे रखी है, वो धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दी, मतलब हम ये क्या लिख रहे हैं, इसका शब्द समीकरण लिख रहे हैं, और क्या बन जाएगा, धातु ऑक्साइड बन जाएगा। बाकी की इनकी बैलेंसी के अकॉर्डिंग हम इनको बनाएंगे, ठीक है, संयोजकता के अकॉर्डिंग इनको बनाया जाएगा। जैसे कि हमें एक कॉपर धातु दे रखी है Cu, इसकी हमने ऑक्सीजन से क्रिया करा दी, तो हमारा बन गया क्या, कॉपर ऑक्साइड। बाकी की बैलेंस आप करोगे, जिसका नाम क्या है, कॉपर ऑक्साइड। जी कैसे रंग का होता है भाई, काले रंग का पदार्थ होता है। मतलब अभिक्रिया में हम कह सकते हैं कि जैसे ही कॉपर को हम, तांबे को हम वातावरण में लंबे समय तक रखा रहने दिया जाए तो ये कैसे रंग में परिवर्तित हो जाता है भाई, काले रंग का हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। वैसे ही हम एल्यूमिनियम की बात करें, Al मतलब एल्यूमिनियम, इसकी भी हम यदि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं तो ये बना लेता है हमारे पास क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर। मैग्नीशियम लिया जाए हमारे पास, मैग्नीशियम, इसकी भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दी जाए, ऑक्सीजन के साथ क्रिया मतलब इनको वातावरण में खुला छोड़ दिया जाए तो ये बना लेता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है। क्लियर। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से क्या करती हैं भाई, अभिक्रियाएं करती हैं, लेकिन अभिक्रियाएं करती हैं चाहे तो वो कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, मैग्नीशियम हो। जैसे कि आगे दे रखा है हमें कि सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं। इसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल के अंदर या मिट्टी के तेल के अंदर डुबोकर रखा जाता है। मतलब सोडियम और पोटेशियम बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होते हैं और इनको जैसे ही हम वातावरण में, वायु के संपर्क में, हवा में खुला रख दें तो ये अपने आप क्या पकड़ लेते हैं भाई, आग पकड़ लेते हैं और विस्फोटक पदार्थ का क्या करते हैं भाई, निर्माण है, मतलब विस्फोट हो जाता है इनके अंदर। तो बहुत ज्यादा क्रियाशील होने की वजह से सॉरी, इनको केरोसिन यानी मिट्टी के तेल के अंदर डुबोकर रखा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं इनको मिट्टी के तेल के अंदर डुबोकर रखा जाता है। तो आपको याद रखना है कि वो धातुएं जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, उन धातुओं को हम वातावरण में क्रिया करने से बचाने के लिए उनको हम मिट्टी के तेल के अंदर डुबोकर रखते हैं। उनमें हमारी आ जाती हैं कौन कौन सी, सोडियम है हमारी, पोटेशियम है, इन धातुओं को हम मिट्टी के तेल के अंदर डुबोकर रखते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है हमें, आगे है हमारा कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम
जिंक और लेड या सीसा जिसको हम कहते हैं, इनको भी यदि हम वायु के साथ क्रिया कराएं तो ये धीरे धीरे अवक्रिया करती हैं, बहुत फास्ट नहीं करती हैं। मतलब फास्ट अवक्रिया करने वाली तो हमारे पास कौन कौन सी है भाई, फास्ट रिएक्शन करने वाली अब धातुएं कौन कौन सी हमारे पास, जैसे कि सोडियम है ना, पोटेशियम है हमारे पास, ये बहुत फास्ट क्रिया करती हैं, ठीक है। और भी हैं मतलब, लेकिन ये धातुएं थोड़ा सा स्लोली क्रिया करती हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करके ये अपनी क्या बना लेती हैं, ऑक्साइड बना लेती हैं। दूसरा दे रखा है आयरन के बारे में, लोहे के बारे में, कि आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन ज्वाला में लोह छूट डालने पर वे तेजी से जलने लगता है, ये बात हमें याद रखना है। दूसरा है कॉपर, कॉपर भी प्रज्वलित मतलब जलना नहीं होता है, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की क्या बन जाती है, परत चढ़ जाती है, तो अभी हम पढ़ चुके हैं। दूसरा चांदी है हमारे पास, एयू मतलब सोना हमारे पास, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, मतलब वातावरण में पाई जाने वाली ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कौन कौन नहीं करता है भाई, हमारे पास चांदी है, एयू है, सोना है, ये हमारी ऑक्सीजन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं। और क्यों नहीं करती हैं, इसके पीछे वजह ये है कि ये बहुत कम क्रियाशील होती हैं, कम क्रियाशील होती हैं, इसलिए इनके आभूषण भी बनाए जाते हैं भाई, आभूषण चमकदार भी होती हैं, इसलिए इनके क्या बनाए जाते हैं, आभूषण। आगे उदाहरण कुछ हमें दे रखे हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे रखा है हमें, एल्यूमिनियम की हमने क्रिया करा दी किससे, ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इनकी हम अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या करा रहे हैं भाई, अब क्रिया करा रहे हैं, ये अम्ल हमें दे रखा है। तो ये बना लेगा क्या, AlCl3 याद रखना है आपको, और H2O पानी, ठीक। दूसरा Al2O3 की फिर से क्षार के साथ अवक्रिया करा दो, ये हमारी अवक्रिया दे रखी है धातुओं की, धातु ऑक्साइड की किसके साथ, अम्ल के साथ अवक्रिया, और ये दे रखी है हमें किसके साथ, क्षार के साथ अवक्रिया, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। तो ये बनाती है अवक्रिया, आपको याद रखना है कि सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण करती है, NaAl2O2 इसका निर्माण करती है, और साथ में पानी का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस तरीके से धातु हैं अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं, अलग अलग तरीके से अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो ये अलग अलग तरीका है इनका अभिक्रिया करने का दे रखा है रासायनिक गुणों में। दूसरा दे रखा है हमें रासायनिक गुणों में कि जल के साथ अभिक्रिया, ठीक है भाई, कि धातु की कोई भी मेटल हमें दे रखी है, उसकी जल के साथ अभिक्रिया करा दो तो सीधा सीधा क्या बनेगा भाई, धातु ऑक्साइड बनेगा, और उसमें से क्या बाहर निकल जाएगी भाई, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। धातु ऑक्साइड की फिर जल के साथ अभिक्रिया करा दो तो धातु हाइड्रोक्साइड हमारा बन कर क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। जैसे कि कुछ और तत्व हमें दे रखे हैं कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कौन कौन करने वाला है भाई, सोडियम करेगा, पोटेशियम करेगा, कैल्शियम करेगा, बहुत फास्ट अभिक्रिया करती है जो हमारी धातुएं दे रखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको दे रखी है। दूसरा दे रखा है केवल भाप के साथ अभिक्रिया, भाप के साथ मतलब, भाप के साथ अभिक्रिया मतलब ऐसी धातुएं जिनको अधिक गर्म पानी के साथ या गर्म पानी की भाप के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो वो कौन कौन सी हैं, वो कर लेंगी, तो वो एल्यूमिनियम है, वो आयरन है हमारे पास, और वो जिंक है, ठीक है। जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं की जाती है, वो कौन कौन सी धातु है, एक तो सीसा है, एक कॉपर है हमारे पास, एक एयू है, और एक एजी है चांदी, इनकी कोई अभिक्रिया नहीं की जाती है। गर्म जल के साथ क्रियाशील धातु मैग्नीशियम भी है हमारे पास, और भी देखिए कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं और उसको ऊपर पानी की सतह पर लेकर आ जाते हैं। तो हम कहते हैं कि जैसे ही इनकी अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है तो ये क्या होता है भाई, पानी में तैरने लगते हैं, क्यों, क्योंकि धातु के जो हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले बनते हैं वो बुलबुले इन धातुओं की सतह से चिपक जाते हैं और इन धातुओं की सतह को कहाँ लेकर आ जाते हैं भाई, ऊपर। तो हम कह देते हैं भाई धातुएं क्या करने लगती हैं, तैरने लगती हैं। तो ऐसी धातुएं कौन कौन सी हैं हमारी, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक, क्लियर। आगे चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, और अगली स्लाइड में हमें और आगे भी उदाहरण दे रखे हैं इनके रासायनिक गुणों को, ठीक है। तो रासायनिक गुणों में हमें दे रखा है क्या, सोडियम के बारे में। देखो सोडियम पानी के साथ क्रिया करा दो भाई, सोडियम की जल के साथ अब क्रिया करा दो तो क्या बना लेगा भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस इसकी बाहर निकल जाएगी। वैसे यदि हम कैल्शियम की अभिक्रिया करा दे इसके साथ पानी के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। मैग्नीशियम की कराओ तो जल के साथ तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम की जल के साथ कराओ तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, नॉट हाइड्रोक्साइड बनेगा। और ऐसे ही आयरन की यदि हम अभिक्रिया कराएं तो आयरन जल के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 आयरन का ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस क्या निकलती है बाहर। तो कॉमन अभिक्रिया ये हुई कि धातुएं अपनी
धातुओं की जब जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो वो कौन सी गैस मुक्त करते हैं भाई? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। कुछ हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और कुछ अपने ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अब धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाए। तनु मतलब पतले अम्ल, तनु मतलब पतले अम्ल, पतला। और इनको हम पिछले चैप्टर में इस शब्द का मतलब पढ़ चुके हैं कि तनु विलयन का मतलब होता है बहुत पतला विलयन, और सांद्र विलयन का मतलब होता है क्या? गाढ़ा विलयन हमें दे रखा है। तो धातुओं की क्रिया हम कराने वाले हैं किसके साथ? तनु अम्लों के साथ। तो क्या बनेगा भाई? लवण बनेगा, और साथ में क्या? हाइड्रोजन गैस निकलने वाली है। जैसे कि आयरन की क्रिया कराई हमने किसके साथ? अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो FeCl2 और साथ में क्या निकला? हाइड्रोजन। मैग्नीशियम की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई तब भी हाइड्रोजन निकला। जिंक की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई तब भी हाइड्रोजन निकला। और एल्यूमिनियम की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई तब भी क्या निकला? हाइड्रोजन। तो बात ये की जाए कि धातुओं की जब हम तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उनके लवण बनते हैं, और साथ में कौन सी गैस बन जाती है? हाइड्रोजन गैस बन जाती है। आगे है कि कॉपर है, Ag है और Ag, मतलब कॉपर, चांदी और मरकरी तनु अम्लों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, मतलब कोई धातु दे रखी है और उस धातु की किसी अन्य धातु लवण के साथ, विलयन के साथ यदि हम अभिक्रिया करा दे तो क्या बनने वाला है? देखो, ये कोई धातु हमें दे रखी है, इस क्या अभिक्रिया हम कराने वाले हैं? लवण विलयन के साथ, जो कि खाम है दे रखा है। तो लवण विलयन बनकर तैयार होगा किसका? इसका, धातु का। ठीक है, और बाकी की जो खा के अंदर जो लवण विलयन हमें दे रखा था उसमें से जो धातु होगी वो क्या हो जाएगी? हमारी अलग हो जाएगी। तो अब इनकी हमें क्रियाशीलता याद रखनी पड़ेगी कि अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने में से कम क्रियाशील धातु को उनके यौगिक विलयन में से क्या कर देती है भाई? विस्थापित कर देती है। इस अभिक्रिया को हमने पढ़ा था कि विस्थापन अभिक्रिया कहती है। बोलो भाई, पिछले फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, और यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी के पर आधारित होती है। तो भाई सक्रियता श्रेणी है क्या वास्तव में? सक्रियता श्रेणी का मतलब ये है कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, मतलब कौन ज्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, उनको एक क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? सक्रियता श्रेणी। तो वह लिस्ट या वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर किस क्रम में भाई? अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, उसको हम क्या कह देते हैं भाई? सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी के आधार पर ही विस्थापन अभिक्रिया होती है कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को अपने लवण विलयन में से क्या कर देती है? हटा देती है। तो ये दे रखा, देखो क्रियाशीलता का घटता क्रम। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील आदि, जैसे अवरोही क्रम में हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो ऊपर वाली जो धातु है ना वो क्या है भाई? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु ये है हमारे पास। और जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं तो इनकी क्रियाशीलता क्या होती जाती है? घटती जाती है। मतलब पोटेशियम से कम क्रियाशील सोडियम, और कम कैल्शियम, और कम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और पीवी, ये बहुत कम क्रियाशील तत्व हमें दे रखे हैं। नेक्स्ट, और भी दे रखा है जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बहुत ज्यादा क्रियाशील है किसकी तुलना में? कॉपर की तुलना में। कॉपर ज्यादा क्रियाशील है किसकी तुलना में? है जी, मतलब सोना जो हमारा आता है वो सोना हमारा क्रियाशीलता में सबसे नीचे आता है। ये बात क्लियर सभी की? नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे क्या दे रखा है? आगे दे रखा है कि धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, मतलब कोई धातु हमें दे रखी है मेटल, और उस धातु की हम अधातु के साथ अभिक्रिया करा दें भाई, मेटल और नॉन मेटल के साथ अभिक्रिया करा दी जाए तो क्या होने वाला है भाई? देखते हैं क्या होने वाला है। तो तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। मतलब अब धातु और अधातुएं आपस में अभिक्रिया करने वाली हैं। यदि मतलब किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, किसी के पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो धातु अधातुओं की जब अभिक्रिया होने वाली है तो वहां पे हमारा होने वाला है क्या? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। इलेक्ट्रॉनों का क्या होने वाला है? आदान प्रदान। और इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से हमारे पास जो बंध बनने वाले हैं ना वो सहसंयोजी बंध बनने वाले हैं, सहसंयोजी। तो ऐसा हम कुछ करने वाले हैं। लेकिन हम बात करें कि इनकी अभिक्रियाशीलता, इनकी संयोजकता कोश को पूर्ण करने के लिए, कि मान लो किसी धातु के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, यदि किसी एक कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो वो कोई एक धातु अधातु को इलेक्ट्रॉन देकर क्या कर देती है? उसके कोश को पूर्ण कर लेती है और उसका अष्टक क्या हो जाता है? पूरा। तो इसलिए धातु अधातु आपस में भी क्या करती हैं? क्रिया करती हैं। जैसे हम धातु की बात करें कि धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोश से
इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, त्याग कर सकती हैं और क्या बना लेते हैं, धनायन। जैसे कि मान लो सोडियम दे रखा है हमें Na में से हमने क्या कर दिया भाई, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया भाई, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन गया, Na+ सोडियम धनायन बन गया। दूसरा हमने कैल्शियम दे रखा है Ca, और Ca में से हमने कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए भाई, 2, तो इस पर 2 धनायन आने जाएंगे, +2 आयन। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, अपने साथ जो भी अधातु दे रखा है, मान लो क्लोरीन दे रखा है, एक क्लोरीन दे रखा है, तो इस पर -2 क्लोरीन, एक क्लोरीन पर 1 आ गया और 2 क्लोरीन पर कितने आ गए, 2 माइनस आ गए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इस कैल्शियम ने किसको दे दिए, क्लोरीन को दे दिए। तो हम इस बात को याद रखें कि धातुएं जो होती हैं ना वो विद्युत धनायन बनाती हैं और अधातुएं जो होती हैं ना विद्युत ऋणायन बनाती हैं। जैसे कि हमें दे रखा है कि जी NaCl जो दे रखा है, उस NaCl का निर्माण क्या होगा। तो भाई देखो, NaCl के निर्माण को समझने के लिए हमें सबसे पहले सोडियम का परमाणु क्रमांक याद रखना है, कितना होता है भाई, 11 होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो भरने का जो क्रम है वो आगे हम भाई भी पढ़ेंगे, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों को जो भरने का जो क्रम है ना वो आती है इसके अंदर 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, मतलब इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है। ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना किसको देने वाला है भाई, क्लोरीन को देने वाला है, इसलिए इन दोनों की क्या हुई, अभिक्रिया हुई, 1 क्लोरीन को देने वाला है। क्लोरीन के पास बात करें, देखो सबसे अंदर 2 हैं, 2 फिर 8 हैं और यहाँ 7 है। यदि इसके अंदर 8 हो जाए, मतलब कोई तत्व ये चाहता है कि उसका अष्टक क्या हो जाए भाई, अष्टक पूरा करना चाहता है। अष्टक पूरे का मतलब ये है कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। किसमें, भारी कोश में। तो अंदर वाला भरा हुआ है, 2 पूरा है, 8 ये पूरा है, 7 है, ये 8 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन किससे ले लिया जाएगा, सोडियम से। तो क्लोरीन का भी अष्टक पूरा हो गया और सोडियम का भी अष्टक पूरा हो गया। उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, वो उसने किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। इस तरीके से ACl ऋणायन बना और सोडियम क्या बना, धनायन। अब जैसे ही इनकी अभिक्रिया कराएंगे अपन, तो इनका निर्माण हो जाएगा किसका, NaCl का। इसलिए ऐसा होता है। इस अभिक्रिया को हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दे रखा है क्या, आयनिक यौगिक। अब आयनिक यौगिक क्या होते हैं भाई, जिनके ऊपर धनायन आ जाए और ऋणायन आ जाए वो क्या कहलाती हैं, आयन कहलाती हैं हमारे पास। तो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक धनायन और एक ऋणायन क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित और मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंध कर ये आयनिक यौगिक क्या करते हैं, अपना निर्माण करते हैं। जैसे कि आयनिक यौगिकों की बात करें, इनके कुछ गुण धर्म होते हैं, ये हमें याद रखना है। जैसे कि भौतिक प्रकृति, आयनिक यौगिकों की भौतिक प्रकृति कि ये ठोस हो सकते हैं, कुछ कठोर होते हैं। ये सामान्यतः कैसे होते हैं भाई, भंगुर होते हैं। आयनिक यौगिकों की बात की जाए, गलनांक एवं क्वथनांक की बात की जाए, तो आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, अधिक होते हैं। घुलनशीलता की बात की जाए तो आयनिक यौगिक प्राय जल में कैसे होते हैं, घुलनशील। व केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में क्या होती हैं भाई, ये अवलेय होते हैं। दूसरी विद्युत चालकता की बात की जाए, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में तो विद्युत का क्या करते हैं भाई, चालन करते हैं, क्योंकि फ्री आयन होते हैं उनके अंदर। लेकिन ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। क्लियर बात। तो ये कुछ गुणधर्म हमें दे रखे थे, किसके बारे में, आयनिक यौगिकों के बारे में। तो ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है। अगला है हमारे पास कि धातुओं की प्राप्ति, कि भाई धातुओं को किस तरीके से प्राप्त किया जाता है भाई, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। धातुओं की प्राप्ति या धातु की जिसको हम कहते हैं, तो धातुओं को प्राप्त उनके अवयवों के आधार पर प्राप्त किया जाता है। क्या कि कोई भी धातु हमें हमारे वातावरण में शुद्ध अवस्था में देखने को नहीं मिलती है, वो किसी ना किसी यौगिक में, जिसको हम उसके खनिज कह सकते हैं, उनके अयस्क कह सकते हैं, वो हम भूपर्पटी से उनको क्या करते हैं, निकालते हैं। तो सारी जो तत्व हैं, खनिज पदार्थ हैं, वो हमें काय से मिलने वाले हैं, प्रकृति से मिलने वाले हैं। तो बात करें, देखो हम सबसे पहले खनिज के रूप में हमें धातुएं मिलती हैं। तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को ही हम क्या कह देते हैं, खनिज कह देते हैं। क्लियर बात। आगे आगे फिर दे रखा है अयस्क हमारे पास। कि अयस्क क्या है भाई, कि ये अयस्क वो खनिज पदार्थ हैं जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है। अयस्क किसे कहते हैं, अयस्क है तो खनिज ही, लेकिन बस इतना है कि उस खनिज के अंदर यदि धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उससे निकालना लाभकारी होता है, मतलब उससे धातु को अलग करना क्या होता है, आवश्यक होता है, उसे हम क्या कह देते हैं भाई, अयस्क कह देते हैं। और आसानी से उस अयस्क से हम धातु को अपने किसी भी तरीके से, किसी भी विधि से आसानी से क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस हमारी कहलाती है क्या, अयस्क। ठीक है। आगे दे रखा है
सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु का भाई क्रियाशीलता के आधार पर वैसे भी हम बात करें कि सोडियम है हमारे पास वो ज्यादा क्रियाशील, वो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील और स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती हैं, विद्युत अपघटन इनका करना पड़ता है। ये धातुएं हमें दे रखी हैं। कौन बहुत ज्यादा क्रियाशील होती हैं ये धातुएं, सभी की सभी याद रखना है। फिर है मध्यम अभिक्रियाशील, जैसे कि जिंक है, आयरन है, पीवी है, सीयू है, एच। ये सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट आयस के रूप में कार्बन द्वारा इनका क्या होता है भाई, अपचयन होता है। ये बात भी हमें याद रखनी है। दूसरी है सबसे कम क्रियाशील। सबसे कम क्रियाशील में कौन सी आ जाती है, हमारी सोना और चांदी आ जाती है। ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप में भी पाई जाती है, मतलब ये किसी से बगैर क्रिया करे, बगैर यौगिक बनाए भी ये प्रकृति में रह सकती है। ठीक है ना। तो ये हमें दे रखे थे। अगले बात दे रखा है धातुओं का निष्कर्षण। निष्कर्षण मतलब होता है इन धातुओं को हम अयस्क से अपनी किसी भी विधि के द्वारा अलग करते हैं भाई। अलग करने की जो प्रोसेस है ना, मतलब अपन ये कहें कि धातुओं को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना। शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना क्या कहलाता है भाई, धातु निष्कर्षण। लेकिन धातु निष्कर्षण किया किससे जाएगा, खनिज से या अयस्क से? तो हम कहेंगे कि भाई धातु निष्कर्षण किससे किया जाता है, अयस्क से किया जाता है। अब इसकी कुछ स्टेप दे रखी हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, वो हमें थोड़ा सा दिमाग में याद रखना है। क्या कि सबसे पहले दे रखा है अयस्कों का समृद्धिकरण। बहुत सारे अयस्क हमारे पास इकट्ठे कर लिए। फिर इन धातुओं का क्या किया जाएगा, निष्करण, जो अभी हमने पढ़ा था। फिर धातुओं का क्या किया जाएगा, परिष्करण किया जाएगा। अब करने की प्रोसेस क्या है वो हमें दे रखी है। जैसे कि अयस्क दे रखा है और अयस्क का हमने किया सांद्रण। ठीक है ना, अयस्क का क्या किया, सांद्रण। अयस्कों को हमने पीस लिया, कूट लिया, जो भी है हमने उसको कर लिया। अब क्या किया, अब उसमें से हमने उच्च अवक्रियाशील धातुएं होंगी, मध्यम अवक्रियाशील धातुएं होंगी या फिर निम्न अवक्रियाशील धातु होगी। यदि बहुत ज्यादा अवक्रियाशील धातु यदि हमें उसके अंदर दे रखी है तो गलित धातु का विद्युत अपघटन कर देंगे तो हमें धातु शुद्ध अवस्था में क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। और मध्यम अवक्रियाशील धातु यदि हमें दे रखी है तो मध्यम अवक्रियाशील धातुओं में हमने पढ़ा था सल्फाइड है, इनके ऑक्साइड है, इनके कार्बोनेट बनेंगे। तो सल्फाइड है इसके रूप में कौन कौन सी मिलेंगी हमें, HgS, ZnS, जिंक हमें जी मिलेंगी। और कार्बोनेट है इसके रूप में हमें जिंक भी मिल सकता है। मतलब जिंक हमारे पास दोनों रूपों में, सल्फाइड के रूप में भी रह सकता है और कार्बोनेट के रूप में। अब निम्न अवक्रियाशील कौन सी हैं, जैसे कि सल्फाइड है हमारे पास, ये सब क्या कहलाती है हमारी, निम्न। तो इस तरीके से हम धातुओं को क्या कर सकते हैं भाई, अलग कर सकते हैं। आगे फिर दे रखा है हमें, फिर हमारी दो प्रोसेस और आती हैं, एक भर्जन है, एक निस्तापन है। भर्जन जो हम करते हैं ना वो वायु की उपस्थिति में करते हैं, और यहाँ वायु की अनुपस्थिति या वायु की बहुत कम मात्रा होती है, वहां हम निस्तापन करते हैं। तो धातुओं को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना क्या कहलाता है, निस्तापन। और धातुओं को वायु की उपस्थिति में गर्म करना क्या कहलाता है, हमारा। तो भर्जन और निस्तापन वाली हमारी ये कहानी हमें दे रखी थी। उसके बाद धातु का ऑक्साइड अलग करेंगे, धातु का अपचयन करेंगे और धातुओं को फिर हम करने वाले हैं क्या, शोधन। ठीक है। दूसरा भर्जन, धातु परिष्करण जो हमें ऊपर दे रखा था चरण में, उस तरीके से हम धातुओं को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए कई प्रोसेस हमें अपनानी पड़ती है, तब जाके हमारे पास वो धातु क्या होती है भाई, शुद्ध अवस्था में मिलती है। क्योंकि कोई भी धातु की हम यदि बात करें तो हमें प्रकृति में शुद्ध अवस्था में नहीं मिलती है, वो किसी न किसी रूप में मिलती है। उसको फैक्ट्रियों में ले जाकर उनका सांद्रण, भर्जन, निस्तापन, शुद्धिकरण करना पड़ता है, तब धातु धातु के हम उपकरण बनाने लायक या कोई आभूषण बनाने लायक उस धातु को तैयार करते हैं। इसलिए धातुएं हमारी क्या होती हैं, बहुत महंगी कीमतों पर हमें देखने को मिलती हैं। क्लियर। कुछ मुख्य परिभाषाएं हमें दे रखी हैं, कुछ मुख्य परिभाषाएं, जैसे कि हम बात करें गैंग, तो दो चीजों को हम और डिस्कस करने वाले हैं, गैंग क्या है और भर्जन क्या है भाई। तो गैंग की बात करें कि पृथ्वी से जो खनिज हैं हमारे अयस्कों में, रेत मिली होगी, मिट्टी मिली होगी, और भी कई प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं, उन्हीं को ही क्या कहते हैं, हम गैंग कहते हैं। मतलब हमारे पास जो अयस्क है, जो खनिज है, उसमें पाई जाने वाली जो अन्य पदार्थों की जो अशुद्धियां हैं, उन्हीं अशुद्धियों को हम क्या कह देते हैं भाई, गैंग कह देते हैं। ये बात आपको याद रखना है कि खनिज पदार्थ और अयस्कों के अंदर पाई जाने वाली अशुद्धियां को ही हम क्या कह देते हैं, गैंग। अगला आता है हमारा भर्जन। तो भर्जन किसका करेंगे भाई, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में क्या हो जाता है, बदल जाता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भर्जन। मतलब सीधी सीधी बात हमें याद रखना है कि धातुओं को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना ही क्या कहलाता है, हमारे पास भर्जन कहलाता है। क्लियर बात।
दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है वर्जन के लिए, देखो जैसे कि बात करें हमारे पास ये सल्फाइड है, इसके दे रखा है सल्फाइड मतलब इसके साथ सल्फर लगी हुई है, और क्या दे रखा है जिंक, तो जिंक सल्फाइड। इसको हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में तापन किया मतलब गर्म किया इसको, तो ये ऑक्साइड में परिवर्तित होगा, जिंक ऑक्साइड बन गया और सल्फर सल्फर ऑक्साइड में बदल गया मतलब सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। ऐसे दूसरा दे रखा है HGS, इसको भी हमने O2 के साथ गर्म किया, HGS को एक नाम से और जानते हैं सिनेबार कहते हैं, इसको भी उच्च ताप पर हमने क्या किया गर्म, तो Hg का ऑक्साइड बन गया और सल्फर का भी ऑक्साइड क्या बन गया, तैयार हो गया। अगला दे रखा है निस्तापन। अब निस्तापन में क्या करने वाले हैं, निस्तापन हम कार्बोनेट आयस्कों का करेंगे भाई, कार्बोनेट आयस्क मतलब इनके अंदर CO3 लगा होगा, ये कार्बोनेट कहलाएंगे हमारे पास, यानी कार्बन होगा इनके अंदर। सीमित वायु की या हम कह सकते हैं वायु की अनुपस्थिति में इनको गर्म किया जाएगा और काय में बदला जाएगा भाई, इनको ऑक्साइड में बदला जाएगा। इस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं भाई, निस्तापन। तो आपको ये परिभाषाएं वर्जन है, गैंग है और निस्तापन है, अच्छे से याद रखना है। जैसे कि जिंक कार्बोनेट हमें दे रखा है ZnCO3, इसको उच्च ताप पर हमने क्या किया भाई गर्म, तो जिंक ऑक्साइड में बदल गया और कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकल गई इससे बाहर। दूसरा है हमारे पास क्या, अपचय। अपचयन मतलब धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु की प्राप्ति करना भाई, धातु को प्राप्त करना। जैसे कि जिंक ऑक्साइड दे रखा है, इसकी कार्बन के साथ अभिक्रिया कराई तो ये जिंक क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को निकाल ले कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को निकाल ले जाएगा और जिंक शुद्ध अवस्था में क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस हमारी होती है क्या, कि हम धातुओं को उनके अयस्कों से, उनके खनिजों से शुद्ध अवस्था में किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। उनको प्राप्त करने का जो प्रक्रम है, जो तरीका है हमारे पास, उसी को हम कह देते हैं क्या, धातु निष्कर्षण। तो धातु निष्कर्षण एक बहुत बेहद इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत हम धातुओं को उन्हीं के अयस्कों से शुद्ध अवस्था में क्या करते हैं भाई, प्राप्त करते हैं, तब जाके धातु हमारे उपयोग के लायक हो पाती है और हम फिर उसका उपयोग करके हमारे अनुसार जो भी उपकरण उससे बनाना चाहते हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो ये थी हमारी क्लास का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने धातु अधातुओं से संबंधित कुछ गुणों को क्या किया, डिस्कस किया। तो मिलते हैं आपसे इसी का नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें हम इसको कंप्लीट कवर करेंगे, सेकंड वो थर्ड चैप्टर को, धातु अधातुओं वाले को। और इससे बनने वाले जो भी क्वेश्चन है हमारे पास, उन क्वेश्चनों को आपसे क्या किया जाएगा भाई, डिस्कस किया जाएगा। उन क्वेश्चनों की हम आपसे चर्चा करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन इनसे आपके बन सकते हैं। तो आप अच्छे से यहाँ तक जो मटेरियल आपका दे रखा है, इस मटेरियल को आप रीड कीजिए, स्टडी कीजिए और आगे की तैयारी में हम बात करेंगे। तो सभी से पहले सभी लोग हमारा जो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है, हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है, तो आगे की जो भी क्लासेज आपकी मिलने वाली हैं उनको पढ़ने से पहले आप हमारे इससे पहले जो चैप्टरों को हम कंप्लीट कर चुके हैं उन चैप्टरों को एक बार अच्छे से रीड कीजिए, तब जाकर आपको आगे की क्लासें क्या आने वाली हैं, समझ में आने वाली हैं। ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक के लिए बहुत बहुत